192, 93, 167, 166, 409 ऐसे सेक्शन में जज पर भी कार्रवाई होती है, जो आईपीसी का अब नया सेक्शन बीएनएसएस के आ गए, बीएनएस के। तो अभी अगर जस्टिस रेवती मोती डेरे को बचाने के लिए अगर एक आधा बेंच ऑर्डर करता है कि ये जज बच जाएगी, इसके लिए हम ये करेंगे, तो वो जज के खिलाफ में आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर नीलेश ओझा को झूठे कंटेम्प्ट के चार्ज में प्रोसीडिंग चालू किया, तो वो जज के खिलाफ आईपीसी 220 में 7 साल की सजा का प्रावधान है, 211 में प्रावधान है और सजा का। वो सुप्रीम कोर्ट ने हरिदास के केस में क्लियर किया कि कंटेम्प्ट बोले तो क्या है, कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें जेल हो सकती है। तो अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसकी झूठी कंप्लेंट जो देगा, फ्रिवोलस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो चलाएगा ना, तो उसको भी सजा का प्रावधान है आईपीसी में। ऐसा फुल बेंच ने हरिदास में 1964 में क्लियर कर दिया। अब आते हैं, आप कह रहे हैं ना सबूत पे, अभी आप ये क्लियर है कि ये हाईकोर्ट जज का कॉग्निजेंस सही है या गलत है, और मेरे आरोप सही है कि गलत है। अभी विषय ये है, पहला पॉइंट, हमारा आरोप क्या है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन ये शरद पवार के ग्रुप से जो भी है सांसद थी, उनकी लीडर है, आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रही है। तो वो दिशा सालियान की केस जस्टिस रेवती मोहिते डेरे नहीं सुन सकती है, क्योंकि हमारे केस में फिर वो को अक्यूज्ड है उनकी बहन। इसका हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सारे सबूत है। एक दूसरा, पहले मेरा पहला आरोप जो प्रेस स्टेटमेंट है, जो खुद कोर्ट ने ट्रांसक्रिप्ट दिया है, उसमें क्या लिखा है कि ये मैटर जस्टिस डेरे के पास है ही नहीं, असाइनमेंट तो उसके कोर्ट में गया कैसा? फिर हमारा ऑब्जेक्शन सही निकला, फिर उनके केस से कोर्ट से केस हट गया ना इसी ग्राउंड पे। और ये तो रजिस्ट्री और खास करके जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बता कि आपके कोर्ट में आया कैसा मैटर वो, और आप सुनने को तैयार बैठे हो हमारे ऑब्जेक्शन लेने तक। ये एक बात है। दूसरा, पहली बात है कि रजिस्ट्री ने पहले उनको दिया ही नहीं, तो उनके केट में गया कैसे? नहीं, अभी ठीक है, ये तो रजिस्ट्री का छोड़ दो, रजिस्ट्री से गलती हो सकती है, बट उनके कोर्ट में आया। मैंने सुबह 10 बजे, 10:30 बजे जब शुरुआत हुई थी, मैंने मेंशन किया, मैंने कहा मैडम ये गलती से आया, बोर्ड से हटा दो। तो बोलते नहीं नहीं, आपका नंबर आने दो, बाद में सुनेंगे आपको। और एक, ये खुद उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि ऐसा हुआ। एडवोकेट नीलेश ओझा ने सवेरे मुझे बोला कि मेरे कोर्ट का मैटर नहीं, मैंने उसको कहा मैं बाद में सुनूंगी तुम्हारे को। तो उनका टाइम था खुद के पास रखने का मैटर। बाद में हमने हाईकोर्ट का रूल और सिटिंग लिस्ट का प्रोविजन उनको पॉइंट आउट किया, आप नहीं सुन सकते मैटर, ये महिलाओं के खिलाफ के इसका मामला है, ये जस्टिस सारे कोतवाल के बेंच पे जाना चाहिए। फिर मजबूरी में उन्होंने वो ऑर्डर किया, नहीं तो वो सुनने को बैठे थे। तो उनके भांजे का केस है, तो भाई अभी क्या है, तो भांजा या भतीजा है, जो भी है, हो गया। तो ये एक था, उसी दिन केस को खारिज करने की पूरी तैयारी थी। अरे ये क्या घर का खेती थोड़ी है, वो अलग विषय था, लेकिन कुछ भी किया जा सकता था। हाँ, वो हो सकता था, पद का दुरुपयोग हो सकता था, ऐसा करते हैं ना कई बार। तो क्या जजेस ऑर्डर में करप्शन करते हैं ना, और ऐसे ही तुम्हारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज शमित मुखर्जी ऐसे ही करप्शन में अरेस्ट हुए थे। जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ ऐसे ही चार्जशीट गई थी, पैसे खा के कुछ भी ऑर्डर करने का। तो क्या जनता बेवकूफ थोड़ी बैठी है यहाँ पर? तो ये पहला हो गया, वो तो ऑन रिकॉर्ड ही साबित हो गया ना, जो मेरा पहला आरोप था ऑन रिकॉर्ड ही साबित हुआ। फिर तुम्हारे कोर्ट से मैटर हटा क्यों? अगर मेरे आरोप गलत है तो तुमने केस खुद क्यों नहीं सुना फिर? तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, उनके बहन के बारे में सारे प्रूफ दे दिए। अब दूसरे 2 इंपॉर्टेंट एविडेंस बताता हूं। अच्छा, एक मिनट, जिस दिन ये हियरिंग थी नीलेश जी, उस दिन पहले ये आपके ये सारे शब्द हार्शेस्ट वर्ड उसमें आ रहे हैं, या पहले आप मेंशन कर रहे हैं कि आप नहीं सुन सकते हैं, उसके बाद आपने ये कंप्लेन दर्ज किया है? नहीं, पहले मेरे हार्शेस्ट वर्ड जो बोल रहे हैं ना आप, ये मेरे उसी जज के सामने एफिडेविट पे
2024 में आ चुकी है ऑलरेडी, उसी मैं जज समझ के गया। साथ। नहीं, उस दिन तो नहीं हुआ था ना, नहीं, उस दिन नहीं हुआ। 2024 में आ गया था। उस दिन पूरा आपका पूरा पुलिंदा अदालत में है, ये फंस गए हैं ये पांचों जज। अभी जो मीडिया वालों को लिखे हैं ना कि, और मीडिया वाले ने अरे दोबारा कंटेम्प्ट निकल गया है जो चला दिया है ना, अब ये फंसेंगे। वो तो हमको मालूम है कि कैसे फंसेंगे ये। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस दिन आपने मेंशन किया कि मिलॉर्ड आप इस केस को नहीं सुन सकती हैं और आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, उस दिन तो आपने कुछ नहीं लिखा था। नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं है। उस दिन कुछ नहीं है। उस दिन जस्ट इतना ही वर्ड बोला तो मेरे आगे के पॉइंट आने से पहले ही रिक्यूज कर दिया। हाँ बस ठीक है, अब आगे बोलिए। हाँ। तो पहले तो इसी बात पर सुनवाई हो जाएगी साहब। हाँ, है ना, है ना, ये वो भी सुनवाई आया। चल रही है। हाँ। मैं अपने दर्शकों से ये कह रहा हूं कि ये जो 5 जज जो सुनेंगे ना, वो सुन लीजिए यहीं पे। हम वो सारे सवाल पूछ रहे हैं जो जज साहब प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीलेश जी से। मैं ये पूछ रहा हूं ये सवाल, पूछिए, अभी बोलिए सर। दूसरा, अभी उनका कहना है कि आपने जज के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया, जो भी लगाया वो आपके, है ना। और दूसरा आरोप मेरा क्या है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने। मेरे आरोप सही थे और वो बोल रहे कि मेरे आरोप गलत है। तो वो बोले आप परजुरी का आरोप कैसा लगा दिया आपने जज पे। अभी ये जज साहब वो वाला केस लो भूल गए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच बैठी थी एसपी गुप्ता में जजेस ट्रांसफर केस में। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारे सामने ना वो जज है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जब कोर्ट की हियरिंग की केस रहती ना, तब वो कॉमन मैन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एफिडेविट भी देने लगाया, उसका एफिडेविट गलत है करके कमेंट्स भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने शपथ ली है विदाउट फियर और फेवर, बिना भेदभाव के निष्पक्षता से निर्णय देने की शपथ ली है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहो या कोई भी रहो, हम देखेंगे फैक्ट क्या है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मुझे झूठे केस में फंसाया। अब कैसा फंसाया इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। चाहे वो चीफ जस्टिस साहब चाहे या तो मिस कर गए होंगे 5 जज, पहला बेनिफिट ऑफ डाउट, या तो मिस कर गए या तो जानबूझ के किया। मैं बोल रहा हूं चलो मिस कर गए, लेकिन जोक क्या है बता रहा हूं केस का। जिस वर्ड के बारे में हमको नोटिस दी है, यही सब आरोप, इससे ज्यादा सीरियस आरोप पिटीशन नंबर PIL 6900 में फाइल है और उसकी सुनवाई हुई 2023 में। तो चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा, ये नहीं कहा कि ये आरोप स्कैंडलस है, कहा कि ये सीरियस मैटर है, ये इसके लिए स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट होना चाहिए। और जस्टिस आलोक आराधे साहब ने उसका स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करके दिया है। तो चीफ जस्टिस का बेंच जब एक बार कहता है कि ये आरोप स्कैंडलस नहीं है, तो सेकंड टाइम आप कैसा बोल सकते हो स्कैंडलस है, ये कंटेम्पचुअस है। एक इससे सीरियस बात, कुछ ना यहां पर करप्ट जज के 1-2 दलाल है बॉम्बे हाई कोर्ट में। एक मिलिंद साठे करके है सीनियर वकील, जिसको यहां पर अमेकस क्यूरी अपॉइंट किया है। तो वो मिलिंद साठे का काम क्या है, कोई भी जज के खिलाफ करप्शन का कंप्लेंट हुआ तो वो लेटर लिखता है। बॉम्बे बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं इस नाते से लेटर लिखता है। जज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, जज ने करप्शन करा हो, कुछ भी किया हो, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की एक्शन ली जाए। तो यही आरोप के लिए उन्होंने लेटर लिखा। मुर्सिन शेख, नीलेश ओझा, रशीद खान पठान, एडवोकेट विजय कुर्ले, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का कार्रवाई करो। इन्होंने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में ये करप्शन के चार्ज लगाए हैं। वो बोला है उनकी बहन राष्ट्रवादी की है, ये राष्ट्रवादी के लोगों को सपोर्ट करती है, बीजेपी के लोगों को विरोध करती है। दूसरा, ये चंदा कोचर के केस में इसने करप्शन किया है, या ऐसा सब उन्होंने लिखा लेटर। कब? 18 अप्रैल 2023 को। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को।
तो क्या बोला कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी एक्शन लो और अदर भी एक्शन लो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला? रिजेक्टेड, कचरे के डब्बे में डाल दिया इनका कंप्लेंट। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कब से बड़े हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? ये कहां से कॉग्निजेंस ले सकते हैं? लेकिन ये बात कोर्ट से छुपा के रखी इन लोगों ने, और उस वजह से कॉग्निजेंस इन्होंने लिया। अभी ऑन रिकॉर्ड ये बात थी, लेकिन कोर्ट ने उतना पढ़ा नहीं वो विषय को। अब विषय ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ा है। नहीं, पहले तो दो विषय आएंगे सर, पहले तो दो विषय आ जाएंगे। सबसे पहले कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसी कंप्लेन को, सिमिलर कंप्लेन है जो आपने किया था, उस कंप्लेन को वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट स्कैंडलस, नंबर 1। और उस पर आपकी अर्जी होती है कि इस पे एक बेंच अलग से बनाया जाए, स्पेशल बेंच। और स्पेशल बेंच के लिए वो गो अहेड कहते हैं और कहते हैं कि स्कैंडलस नहीं है, सीरियस मैटर है। ठीक है, वो शब्दों का चयन देखिए, सीरियस मैटर आ रहा है। और फिर जो दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं, माननीय आलोक आराधे साहब, वो उन्होंने स्पेशल बेंच ऑलरेडी बना दिया। अब ये जो स्पेशल बेंच ने आपको ये नोटिस भेजा है या कोई और 5 जज की बेंच ने भेजा है? अदर बेंच ने, स्पेशल बेंच ने नहीं भेजा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है साहब। यही हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर। कानून का पूरा मखौल उड़ रहा है। कानून का पूरा मतलब ये साफ अरे सुनिए, अब आप मुझे ये आदेश दें कि क्या हमें ये अधिकार है ये कहने का, कॉमन मैन हूं मैं, क्योंकि मैंने पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का एक बात एकदम से, मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो मैंने पढ़ लिया था। उन्होंने कहा था कि कॉमन मैन जो है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, स्पेशल लॉ ऑफिसर है, और वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, एमपी है, सब है। ये कॉमन मैन, डेमोक्रेसी में कॉमन मैन को बहुत सारे अधिकार हैं। क्या मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ये कह सकता हूं कि अदालत में गैंगबाजी चल रही है, ठेकेदारी चल रही है? हमारे बिहार में ठेकेदारी होती है तो एक ठेकेदार अपना फाइल करता है, दूसरा ठेकेदार पहुंचता है और उस ठेकेदार को गोली मार देता है, उसकी हत्या हो जाती है और फिर वो ठेका वो लेके चला जाता है। वहां ठेकेदारी हो रही है मुंबई हाई कोर्ट में। जब स्पेशल बेंच क्रिएटेड है तो स्पेशल बेंच को सुनना चाहिए इस मुद्दे पे। फिर ये 5 बेंच आया कहां से? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमीडिएट एप्लीकेशन जाना चाहिए कि ये 5 जज कौन है। कॉमन मैन पूछ रहा है। सुनिए, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि एक ही हाई कोर्ट के अलग अलग बेंच अगर अलग अलग ऑर्डर पास करेंगे तो अराजकता फैल जाएंगी, लोगों का